उनको और उनके परिवार वालों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। हमने 15 साल दिए महकमे को, कोई परेड नहीं छोड़ी है, कोई हमने यहाँ अरेंजमेंट नहीं छोड़ा, सारे अरेंजमेंट दिए हैं, चाहे वो नाइट ड्यूटी का हो, चाहे परेड का ग्राउंड का हो, चाहे अदर में कहीं भी हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कर रखी है, LLB कर रखी है कईयों ने, उसके बावजूद 8,000 8,500 टोटल जवान इस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अदर निकाला जा, दिमाग बिल्कुल नहीं उनके अंदर कि जो उनके साथ भी आप जैसा ही हाल किया जाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज बिल्कुल भी मत आना डिपार्टमेंट में, बिल्कुल मत आना। के लिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ेंगे। रोड पे आना पड़े, रोड पे आएंगे, हम अपनी वर्दी पहन के रोड पे आएंगे। 62 की वार हो, 72 की वार हो, या 99 की कारगिल युद्ध हो, चाहे कोरोना का युद्ध हो, उसमें हमने होमगार्ड्स के जवानों ने एक साथ वचन देता हूँ कि हम लोग अपनी मान मर्यादा, देश की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जब भी भारत सरकार को, भारत को हमारी जरूरत होगी तो हम वर्दी पहनकर अपने भारत की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार बैठे हैं। इस कानून में अमेंडमेंट को करने की कोई पावर नहीं। अमित शाह जी को भी चित्र पत्र लिखे हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मोदी जी को पत्र लिखे हैं कि डिपार्टमेंट किसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें या हमारे साथ खिलवाड़ करें। हमारे बच्चों नमस्कार साथियों, आज स्थापना दिवस है, तो इस स्थापना दिवस पे इन होमगार्डों को कैसा महसूस हो रहा है, क्या ये सोच रहे हैं, इनके विचार क्या है इन चीज़ों को लेके, चलिए इनसे जानते हैं हम। मैं अपना शुभ नाम बताएं। रजनी। मैम, आज स्थापना दिवस है, आपको कैसा लग रहा है? हमें हर बार हम परेड करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जब से DG सर आए हैं तब से हमें बस यही सुनने को मिलता है, हम निकलने वाले हैं। हमें ऐसा टेंशन दे देते हैं। अब हमने इतने साल यहाँ पे नौकरी कर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों मैम, कोई कारण तो रहा होगा? इसमें बोलते हैं कि तुम्हारा टाइम पीरियड सिर्फ इतना ही था, तो इसलिए हम तुम्हें निकाल देंगे। क्या ये आप पहले बताई गई थी आपको कि टाइम पीरियड आपका इतना ही है? टाइम पर हमें पता था, लेकिन हमारे साल बढ़ते थे तो हमारी उम्मीदें थी कि हाँ आगे हमारे लिए कुछ होगा अच्छा, लेकिन अब कुछ अच्छा होता ही नहीं है। हर बार यही बोल देते कि तुम लोग निकलने वाले हो। अब एज भी ओवर हो गई है, हमें कहीं नौकरी थोड़ी मिलेगी। तो आपने और दूसरी नौकरी का या फिर कहीं और लगने का कोई बात? हर जगह ट्राई किया है हमने, लेकिन हम क्या बोले, हमारी किस्मत ही ऐसी कि हम क्लियर नहीं कर पाते। कोई एग्जाम क्लियर हो जाता तो उसके DG साहब ने कुछ तो राय दिया होगा आपको कि यहाँ से निकलने के बाद क्या करना है या नहीं करना, क्योंकि काफ़ी टाइम आपने यहाँ पे लगाया। DG साहब ने दिया है, प्लम्बर बनो, हाँ। एक यूनिफॉर्म वाला बंदा, एक यूनिफॉर्म वाला पहन रखी है, वो खाना बनाने का काम सीखेगा, वो खाना बनाएगा जा करके आगे घर में, ठीक है। 10,500 वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन 8,500 बंदों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। एक फ्रेशर ले रहे हैं और न्यू फ्रेशर से काम कराएंगे जो, लेकिन एक टैलेंटेड बंदा उसको निकाल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। 15 साल हमारी लाइफ के गए, हमारी लाइफ के 15 साल। जब तुम्हें जरूरत थी तब तुमने टाइम हमारा बढ़ाया। आज हमें जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है, हमें रोटी की जरूरत है। आज तुम हमें बिना हमसे पूछे, बिना किसी चीज़ के हमें एक झटके में घर से बाहर निकाल दे रहे हो। ये तुम इसको अपना परिवार बोलते, किस चीज़ का परिवार? परिवार लोगों से बन रहा है। नहीं माना जा रहा था, मगर अब हमारी टाइमिंग के ऊपर आ रही है, तो अब बॉम्बे एक्ट लगा हुआ है। 15 साल दिए महकमे को, कोई परेड नहीं छोड़ी है, कोई हमने यहाँ अरेंजमेंट नहीं छोड़ा, सारे अरेंजमेंट दिए हैं, चाहे वो नाइट ड्यूटी का हो, चाहे परेड का ग्राउंड का हो, चाहे अदर में कहीं भी हो। कोरोना टाइम में 3 महीने हमने लगातार ड्यूटियाँ करी हैं। सैलरी क्या आपको समय में मिलती थी? वही जो चल रहा है, 3 महीने के गैप में जो मिल रहा है सैलरी, उसी तरीके से मिल रही है। हर छीन रहे, हमारी रोजी रोटी तो कहीं रही नहीं है। रोजी रोटी समझ में नहीं आ रही कहाँ चली गई। होना तो ये चाहिए, तो ये हमें कुछ गुड न्यूज दे दे, हमें कोई अच्छी खबर सुना दे। निकाला जा रहा है, फिर दूसरी भर्ती हो, जो बंदे इसके अंदर आएंगे वो पागल हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं उनके अंदर कि जो उनके साथ भी आप जैसा ही हाल किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उन बच्चों की भी एज है, वो दूसरी लाइन में जा सकते हैं। आने वाले समय में हमारी तरह उनकी भी एज ओवर हो जाएगी, वो भी कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज बिल्कुल भी मत आना डिपार्टमेंट में, फ्यूचर बर्बाद है, कोई फ्यूचर नहीं। तो फिर ये हमारे डिपार्टमेंट में दिल्ली के जैसे राज्य में क्यों हमारे हमारे जो एक बार पढ़े लिखे जो है उनको क्यों निकाला जा रहा है? रिटायर नहीं किया गया? नहीं, वहाँ पक्के हो गए हैं, बस पश्चिम बंगाल में पक्के कर दिए गए हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, 60 साल की नौकरी कर। ये बात आपने DG साहब के सामने रखी थी? सबको पता है, आगे से कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक देश है, एक संविधान है, लेकिन जो कानून है हर जगह अलग अलग क्यों बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ ये अंग्रेजों के टाइम का कानून जो चला आ रहा है, जब हमारा देश एक ही है, भारत, ठीक है। अब आप क्या करेंगे?
क्या करेंगे? हम डिपार्टमेंट में से नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम अपने लिए पूरी तरीके से लड़ाई करेंगे। अगर आप लोगों को जबरदस्ती किया जाएगा, निकाला जाएगा तो अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ेंगे। रोड पे आना पड़े रोड पे आएंगे। हम अपनी वर्दी पहन के रोड पे आएंगे। पंजाब होमगार्ड पक्के हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं? होना चाहिए। जब रूल एक ही है, अगर रूल एक है तो जितने भी होम गार्ड्स हैं जो यहाँ पे स्थायी किए गए हैं उनको भी हटाया जाए 15 साल के बाद। सिर्फ हम ही थोड़ी ना है, बहुत सारे लोग हैं जो टाइम टू टाइम रहते हैं, उनका भी टाइम हमारे साथ एक्सटेंड होता है, तो उनको भी बाहर किया जाए। हम यही चाहेंगे, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको स्थायी सिर्फ 60 साल तक के किया जाए। हम लोग फिट एंड फाइनल हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें स्थायी किया जाए, 60 साल तक किया जाए। स्थापना दिवस में ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो हमारी परेड हुई है बहुत अच्छी हुई है, और डिपार्टमेंट से हम यही आग्रह करेंगे कि जो हमारा अभी नई वैकेंसी आ रही है, न कि नई वैकेंसी भरें, वो भर्ती करें, लेकिन जो हमारे अभी चल रहे हैं जवान हमारे, इनकी किसी की उम्र 50 हो गई, किसी 55 हो गई, किसी 56 हो गई, अगर हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ेगा और हमें निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट से और दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमें भर्ती करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें निकालें ना। हमारा कार्यकाल जैसे वो बढ़ाते रहें और हमारा कार्यकाल चलता रहे, ताकि हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण कर सकें और जैसे हम देश की सेवा करते रहें। जी साहब है, इसके अलावा भी तो कोई विकल्प दिया होगा उन्होंने आप लोगों को? देखो डीजी साहब ने प्रयास किया आगे, तो 6 महीने बढ़वाते रहे अपने इन्होंने आगे करके, और डीजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी हमारा कार्यकाल भी बढ़वाते रहें और ऐसे हमें सेवा करने का मौका देते रहें। जिसकी उम्र 60 साल तक हो जाती है वो बेशक वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन जो 60 साल जिसकी नई उम्र होती है तब तक हमें सेवा करने का मौका दिया जाए। 6 दिसंबर 1861 को एक डीएसपी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था, जो इम्प्लीमेंट हुआ 1946 में, और बनते बनते 1961 और 1962 में पूर्ण रूप से एक्ट बना, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हमारी 6 दिसंबर 1962 को बॉम्बे के अंदर होमगार्ड्स की स्थापना की। उसके तहत जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें उस वक्त की जो स्थिति हमारी चाइना और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान बहुत सारी संकट ऐसे आए कि हम लोग उस वक्त हार गए थे, और हारने के बाद उस वक्त सिविल से लोगों को लिया गया जो होमगार्ड्स के नाम पर भर्ती किए गए थे। और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये है कि हम लोग अग्निशमन सेवा, आपातकालीन स्थिति, बाढ़ के समय में और किसी भी जो ऐसी स्थिति पैदा होती है, उसमें होमगार्ड्स का जवान दिल्ली पुलिस के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एडिशनल हेल्प के लिए तैयार किया गया था। और आज 1962 से लेकर हम लोग आज 2023 है और यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने काम किया होगा, हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आज इस बात को, डी साहब के भाषण को सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि रेडी पट्टी लगा ली जाए, तो ये मानिए कि जो उन्होंने ये भी कहा कि होमगार्ड बहुत अच्छा काम करते हैं। होमगार्ड्स के लोग अच्छा काम करते हैं तो इसके बदले उनको हम रेडी पट्टी लगा लेंगे। हम देश की सेवा में समर्पित रहने वाले लोग हैं, हम देश के लिए अपनी जान की बाजी को कुर्बान करने वाले लोग हैं। कि आज हम देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं? क्या हमारी स्थिति आज रेडी पट्टी लगाने की है? हम दुनिया को प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो 62 की वार हो, 72 की वार हो, या 99 की कारगिल युद्ध हो, चाहे कोरोना का युद्ध हो, उसमें हमने होमगार्ड्स के जवानों ने एक साथ एकजुट मिलकर होकर हमने लोगों की सेवा की है। और आज भी हम वचनबद्ध हैं इस होमगार्ड के लिए, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए, कि अपने मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए, इस वर्दी की शान को बनाने के लिए, इस अशोक के चिन्ह को बरकरार रखने के लिए हम अपनी जान की बाजी कुर्बान कर देंगे। और जिस प्रकार से देश के अंदर आज तक 105 बार कानून में अमेंडमेंट हुआ, मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार से, जो चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, तो आज और स्टेट में 15-15 साल के लोगों का टाइम बढ़ा दिया गया। हमें भी 15 साल बढ़ाकर हमें 60 साल नौकरी करने का अवसर प्रदान करें। मैं वचन देता हूं, इन होमगार्ड्स के लोगों की तरफ से वचन देता हूं कि हम लोग अपनी मान मर्यादा, देश की मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जब भी भारत सरकार को, भारत को हमारी जरूरत होगी, तो हम वर्दी पहनकर अपने भारत की सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार बैठे हैं। दिल्ली सरकार के पास इस कानून में अमेंडमेंट को करने की कोई पावर नहीं है। कानून में एक्ट में बदलाव होगा तो पार्लियामेंट से बदलाव होगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमने होमगार्ड की तरफ से अमित शाह जी को भी चित्र पत्र लिखे हैं, राष्ट्रपति जी को पत्र लिखे हैं, माननीय मोदी जी को पत्र लिखे हैं,
और हम होमगार्ड्स के लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने जिस प्रकार 370 धारा हटाई है, 34A हटाई है, ट्रिपल तलाक हटाया है, आज हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ही हमारे अंदर एक्ट के अंदर बदलाव करेंगे और हमें 60 साल तक नौकरी करने की अवसर प्रदान करेंगे। मैं मोदी जी का इस आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जहाँ 3 तलाक और 370 धारा हटी है, होमगार्ड एक्ट में बदलाव होगा और हमें पूरा विश्वास है कि होमगार्ड जी और मोदी जी हमारे इस एक्ट में बदलाव करेंगे और हमें 60 साल तो नौकरी करने का अवसर मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, तो हम उस बात पे आते हैं कि एक देश एक कानून। तो जब और देशों में 15 साल और राज्यों में 15 साल की जो नौकरी है या 60 साल तक की नौकरी है, जब बेनिफिट्स मिलते हैं, ESI का बेनिफिट मिलता है, PF का बेनिफिट मिलता है, मेडिकल सुविधाएँ मिलती हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलती? आज इस दौरान जिस वक्त हमारी 5 महीने तक तनख्वाह नहीं आई थी, 6 महीने तक तनख्वाह नहीं, और आज भी 3 महीने तक तनख्वाह हमारी पेंडिंग है, उस वक्त हमारे कई लोगों ने हताश होकर किसी को मकान किराया देना था, किसी को बिजली के बिल देने थे, किसी को अपने बच्चों की फीस देनी थी, कई लोगों के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, कई लोगों ने उसमें आकर उनकी आत्महत्या हो गई, चाहे उनको मौत के कागर में चले गए। आज तक डिपार्टमेंट ने कोई भी हमारे साथ सहानुभूति का प्रस्ताव नहीं रखा है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वेलफेयर फंड के लिए हमारे साथ इंश्योरेंस के नाम से फंड आता है, लेकिन आज तक वो इंश्योरेंस कितने लोगों को दिया गया आज तक डिपार्टमेंट में बता नहीं पाया। हमने कई बार पूछने की कोशिश की कि वो फंड जो काटा जाता है उस फंड का कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी हम आज 4 साल में हम चौथा बैंक है हमारा अकाउंट खुला हुआ है। पहले हम अलग अलग बैंकों में थे, फिर बैंक बदले गए, उसके बाद फिर बैंक बदले गए, आज चौथा बैंक एक्सिस बैंक में हम अकाउंट खुलवाया गया है। उसका हमारे लोग ऑन ड्यूटी, कई लोग मर चुके हैं, हमने जब कहा कि इसको बेनिफिट मिलना चाहिए तो डिपार्टमेंट ने कहा कि इनका इंश्योरेंस नहीं कटा था, और इंश्योरेंस नहीं कटा था तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम अकाउंट खुलवा चुके थे। सरकार ने तनख्वाह नहीं दी तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारा फंड काटा गया था, नहीं था, हमारा इंश्योरेंस नहीं काटा गया था, तो डिपार्टमेंट के पास वेलफेयर के नाम से बहुत सारा पैसा होता है। डिपार्टमेंट ने वेलफेयर के पैसे से हमारा इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाया? हम जब ड्यूटी पे हैं, अगर उस वेलफेयर फंड से हमारे लोगों का इंश्योरेंस होता तो जो लोग ऑन ड्यूटी मरे हैं उनको बेनिफिट मिल जाता उस बात का। डिपार्टमेंट उसका पैसा नहीं जमा कराया और उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। हमने ये भी कहा था कि जब तनख्वाह आएगी तो हम सबके पैसों में से, हम तनख्वाह में से वो आप जो है इंश्योरेंस कराते हैं उसको फंड को काट लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं किया। इसके कारण हम डी साहब से 5 लोग जब मिले थे, हम डी साहब से कहा था, डी साहब ये जो स्ट्रेंथ आपके पास है 10,285 की, ये पुरानी स्ट्रेंथ है और आज दिल्ली की पॉपुलेशन करोड़ों में जाके हो गई है। उसके हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से होमगार्ड की स्ट्रेंथ 75,000 होनी चाहिए। तो डी साहब ने कहा था बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा, तो डी साहब ने कहा कि मैंने 1/3 की जो है डिमांड किया कि 1/3 भर्ती होनी चाहिए। तो हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की थी, आप 1/3 की भर्ती कीजिए, 25,000 लोगों की भर्ती कीजिए, और 25,000 में जो लोग हैं उसमें जो 9,000, 8,000 कुछ 200 8,000 समथिंग जो लोग नौकरी वर्किंग में हैं उनको आप कंटिन्यू रहने दीजिए, और आप भर्ती निकाल 14,000 15 जो भी भर्ती निकल दिया उसको भर्ती करके अपनी नौकरी को पूरा कर ले। तो डी साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन दिल्ली के अंदर है, ट्रैफिक 2 करोड़ से ऊपर का ट्रैफिक रजिस्टर्ड है, और 50 लाख ट्रैफिक जो बाहर से हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली से दिल्ली में एंटर करता है, उससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी होमगार्ड्स के लोगों की आवश्यकता है। तो हम कहते हैं कि जो लोग कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू काम करने दिया जाए, और जो आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसकी भर्ती के लिए अप्रूवल लेके उनको भर्ती किया जाए। दिल्ली होमगार्ड्स को ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि हमने 1500 नौकरी की, आज हमें किक आउट कर दिया जा रहा है। ये क्या गारंटी डिपार्टमेंट के पास कि जो लोग हमारे भाई छोटे जो 5 साल की नौकरी भर्ती होकर आएंगे क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? 5 साल के बाद लोग कहाँ जाएंगे? उसके बाद डिपार्टमेंट 5 साल भर्ती करेंगे, फिर उनका भविष्य कहाँ होगा? तो इसका डिपार्टमेंट के पास कोई वो नहीं है कि डिपार्टमेंट किसी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे या हमारे साथ खिलवाड़ करे, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ राजेश प्रजापति है। मैं दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर 1983 से भर्ती हुआ था, और जो कि 2009 तक मैंने खूब निष्काम निस्वार्थ सेवा की है। मन में कोई लालच नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जातिवाद के कारण, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण मेरा जो है 2009 के बाद में रिव्यू नहीं हो रही है। कारण कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर मुकुंद उपाध्याय आए थे जो कि एक ब्राह्मण थे, और उन्हीं के रिलेटिव ब्राह्मण मदन मोहन शर्मा और बिरजू मोहन झा जो सदर बाज़ार में रहते थे उनको डायरेक्ट भर्ती कर लिया गया, और उनके घर पे मुकुंद उपाध्याय जी आना जाना लगा रहता था। और ब्रिज मोहन जो शर्मा जो आजकल एडिशनल चीफ बने हुए हैं,
जो कि भर्ती के उसको बिना ट्रेनिंग के उनका भर्ती कर लिया गया शायद। और उन्होंने जो है मुझे हर दूसरे दिन अपने ऑफिस में बुला लेना, मुकुंद उपाध्याय के सामने पेश कर देना कि साहब ये जो है प्रजापति है और ये जो है सिविल डिफेंस में जो है इसका काम ढंग से नहीं करता है। तो एक दिन मुकुंद उपाध्याय ने पूछा मेरे से कि आपकी पोस्ट में कितने आदमी हैं? मैंने कहा जी 48 आदमी हैं। कहने लगे 54 क्यों नहीं है? मैं कहा जी कमर्शियल एरिया होता जा रहा है, 54 आदमी नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि झिल्ली वाले ठेले वाले आप भर्ती कर लीजिए। कॉल लगी कि आग लग गई या बिल्डिंग गिर गई, सबसे पहले सदर बाज़ार में पहुंचने वाला मैं था। सदर बाज़ार के अंदर एसीपी रामनारायण हुआ करते थे, वो कहते थे मेरा कि प्रजापति सबसे पहले पहुंचने वाला बंदा है। जब आपको पता था सिविल डिफेंस में निष्काम काम किया जाता है तो भी आप क्यों यहाँ पे इतना टाइम तक लगे रहे? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं निष्काम शायद सेवा कर, मैं आज भी जो सेवा भाव में लगा हुआ हूँ। अब मैं जो सेवा भाव में लगा हूँ RW की तरफ से सेवा कर रहा हूँ, क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा हूँ, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था। जी ने जो केजरीवाल जी एक तरफ तो कहते हैं मैं IPS अफसर हूँ, क्या IPS अफसर को ये नहीं पता कि सिविल डिफेंस निष्काम निस्वार्थ सेवा है? कम से कम 10-15 हज़ार बच्चों की जिंदगी उन्होंने ख़राब कर दी। पैसों का लालच देकर उनको कुछ दिन के लिए रख लिया गया और आज उनको घर बैठा दिया गया कि IPS को ये नहीं पता कि ये निष्काम सेवा है। क्यों उसने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब की कि सिविल डिफेंस में भर्ती ना हो? क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? इससे तो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करिए, 2000 तो मिलेगा, 5000 कुछ तो मिलेगा, वहाँ परमानेंट तो होगा। सिविल डिफेंस में क्या है, 2 महीने रखते हैं, 6 महीने घर बैठा देते हैं। क्या है सिविल डिफेंस? कुछ नहीं है। मेरा नाम SK शौकीन है, कमांडेंट हेडक्वार्टर हूँ मैं। सर, आज के स्थापना दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के स्थापना दिवस पर सभी अपने गृह रक्षकों का और उनके परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे जवान किसी हादसों में या किसी उसमें शहीद हुए हैं, उनके भी परिवारों के लिए मेरी सहानुभूति है। और उनके लिए जो हमने ये एक्सिस बैंक से इंश्योरेंस का 6 लाख रुपए नेचुरल डेथ के लिए किया और एक्सीडेंटल में जो है 10 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया और उसका जो हम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस का भी जो है 50 लाख रुपए है। इससे जो है लगता है कि काफ़ी इनको मदद होगी। नहीं, किसी को रिटायर नहीं किया गया। लोग कह रहे हैं हमें हटा दिया गया। नहीं, अभी कोई किसी को नहीं हटाया। भर्ती 10,285 की आएगी और उसमें अभी महीना 15 दिन से हमारा प्रोसेस स्टार्ट है। जैसे ही वो होगी न्यूज़पेपर में पता लगेगा। होमगार्ड और सिविल डिफेंस को दोनों को जो है एक्स होमगार्ड को वेटेज दिया जाएगा और जो है 10 नंबर सिविल डिफेंस के होंगे या 15 नंबर जो है होमगार्ड के जिन्होंने 3 साल अपना कार्य किया उनको दिए जाएंगे। क्वालिफाई क्या रहेगी सर? एजुकेशन का अभी डिसाइड नहीं है। वो 12th का जो है 12वीं पास होने का है। वो असल में हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल हैं वो जो पुराने हैं उसके आधार पे हमने पहले से वो कोर्सपोंडेंस कर रखी थी DSSB को, तो उन्होंने उसको एडवर्टाइजमेंट किया है और जिस वजह से उसमें 10th है। और जो है अभी नए उसमें RR जो बनेंगे या उसमें उनको एक तब्दीली हो जाएगी, ग्रेजुएशन होगा। पुराने जवान भी आए उनके लिए वेटेज दिया तो है। हाँ, जो DG साहब ने अभी अनाउंसमेंट किया कि आप जो है रेडी लगाओ या कुछ ऐसा जो अकेले बेचो, कुछ ऐसा इसका ऐसा तो नहीं कहा। स्किल के लिए बोला है DG साहब ने हैं। और अच्छा है कि भाई वो अपना कोई कार्य ऐसा करें हर फील्ड में, कहीं ना कहीं जो है उसके बावजूद मान लो 5 साल होने के बावजूद वो बाहर मुक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना रोज़गार ऐसा कर सकें जिससे अपनी गुजारा बसर जो है। देखो, होमगार्ड का जो है 3 साल और प्लस 2 5 साल के लिए है। इनका 10 साल या 12 साल हो चुका है और अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा था। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पाइपलाइन में है, कभी भी जो है एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। उनको एक अवसर दिया जा रहा है कि भाई वो एक्स होमगार्ड के नाते उनको बोनस मार्क दिया जाएगा, उस पर आ सकते हैं जो कंपटीशन को। तो जवान लगाए जा रहे हैं गाड़ी में, उसका क्या महत्वपूर्ण क्या कारण आ रहा है? क्या उनको हटा दिया जाएगा या उसकी जगह पे? नहीं, कोई नहीं हटाया जाएगा। बस मास्टर।